मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं अनजाने में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में, जो कि हमारे डेली रूटीन में, हमारे फैशन में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल-चलन में कुछ ऐसी चीज़ें सम्मिलित हैं और इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा हमारे शास्त्र का, हमारे पूर्वजों का, हमारी परंपराओं का, जिनकी वजह से ये उपाय हमारे बीच में आज भी विद्यमान हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो हमारे डेली रूटीन में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कर रहे हैं और उनके हमें फ़ायदे भी हो रहे हैं। लेकिन आज उनका थोड़ा डीप डाइव करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि कैसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, जो वाक़ई में उपाय हैं। अब अगर आप उनको नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आपने सुना है, देखा है, लेकिन आप ये समझते रहे कि ये तो रूढ़िवादी विचारधारा है या ओल्ड फैशन है, तो आज आपको एक एक तरह का आत्म साक्षात्कार होगा, जो मैं आपको लॉजिक बताऊँगा लाल किताब और ज्योतिष शास्त्र को लेके, कि ये उपायों के पीछे छुपा हुआ क्या शास्त्र है, क्या ज्योतिष है। आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्यतः लोग ना शाम को मंदिरों में जाते हैं, शाम को मंदिरों में आपने देखा होगा ढोल नगाड़े बजते हैं और सूर्यास्त के बाद आरतियाँ होती हैं और लोग घंटा-घंटा वहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो रिचुअल्स है मंदिर में पुजारी लोग करवाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? शाम का समय आप लोगों ने देखा होगा कि राहु का समय होता है। इस समय में लोग राहु का जो मित्र है बुध, उसके वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़े, घंटियाँ, मजीरे ये सब बजा के मंदिर में व्यस्त हो जाते हैं और जिससे कि लोग आपस में लड़ाई-झगड़े नहीं करते, लड़ाई-झगड़े होते नहीं हैं और मंगल बध की एनर्जी से लोग बच जाते हैं। इसकी अपेक्षा लोग मंगल नेक की एनर्जी यानी कि हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते हैं, जिससे कि राहु कंट्रोल में आ जाता है। ये कारण है लोग शाम को मंदिरों में ढोल नगाड़े बजा के और अपने आप को व्यस्त करते हैं ताकि जो राहु काल है उस समय का, शाम का जो राहु का समय है, उससे राहु के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग अपना आंगन जो है वो गोबर से लीपते थे। अब आपका केतु कहीं भी बैठा है आपके हॉरोस्कोप में, अगर आपका आंगन गाय के गोबर से लिपा हुआ है, आंगन क्या होता है? आंगन आपका 9वाँ भाव होता है आपकी कुंडली का और आप सब जानते हो लाल किताब के जानने वाले कि 9वें भाव में केतु उच्च का होता है और गोबर केतु का होता है। तो अगर आप अपने आंगन को गोबर से लीपोगे यानी कि आपका केतु टेवे में कहीं भी बैठा हो, आपको उच्च के केतु के असर आएँगे। तो ये जाने-अनजाने में किया जाने वाला एक उपाय हुआ करता था। इसी तरह से लोग अपनी छतों को मुल्तानी मिट्टी से लीपते थे। अब मुल्तानी मिट्टी से लीपना ठीक है, उसकी साफ-सुथरी रहेगी, जो सूर्य की जो अननेसेसरी हीट है, उससे भी बचाव रहेगा। लेकिन ये एक उपाय हुआ करता था क्योंकि मुल्तानी मिट्टी शुक्र है और आपकी छत आपका 12वाँ घर है। तो आप सभी जानते हो कि जो 12वें घर का शुक्र, उच्च का शुक्र होता है, तो अगर आप अपनी छत को मुल्तानी मिट्टी से लीपोगे, तो आपको वैसे ही जो अननेचुरल सूर्य की हीट है, उससे तो बचाव होगा ही होगा, लेकिन आपके टेवे में शुक्र 12 में भी स्थापित होता जाएगा अगर आप ये निरंतर करते जाओगे। आजकल तो बहुत लोग नहीं करते, जहाँ पे लोग मकान बना रहे हैं, पूरा का पूरा फर्श और पूरा का पूरा प्लॉट अपना चिप्स से और पत्थरों से और स्टोन से छाप देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि आपको अपने घर में कच्ची ज़मीन हमेशा रखनी चाहिए। यानी कि थोड़ा कच्चा वेड़ा रखो, कुछ भी कच्चा रखो लेकिन ज़मीन आपके घर में होनी चाहिए क्योंकि कच्ची ज़मीन जो है वो शुक्र का प्रतीक है। और अगर आपके घर में शुक्र की व्यवस्था यानी कि कच्ची मिट्टी की, कच्ची ज़मीन की व्यवस्था नहीं होगी, तो सामान्यतः ऐसा देखा गया और आप अपने व्यवहार में इसको नोटिस करना कि उन घरों में जो स्त्रियों की तबीयत है, उनका स्वास्थ्य है, वो बहुत खराब रहता है क्योंकि उस घर में जो नेचुरल शुक्र की व्यवस्था है ही नहीं और आपके घर की स्त्रियाँ शुक्र होती हैं और उनके स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ता है अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है तो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है और आपने ऑलरेडी घर बना लिया है तो आप उसको अब फर्श को तुड़वा के और ऐसी व्यवस्था करो। लेकिन अगर आप शुक्र की चीज़ें, शुक्र के जो फैंसी जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, मनी प्लांट टाइप की व्यवस्था अगर अपने घर में करेंगे या डेकोरेटिव प्लांट्स की अगर व्यवस्था अपने घर में करेंगे, तो कुछ हद तक आप शुक्र की
जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर पाएँगे। अब आप गाय तो रख नहीं सकते, लेकिन जिनके घरों में अगर कच्ची ज़मीन ना हो, तो ये भी बताया गया कि अगर उनके आँगन में गाय बंधी हो, तो गाय शुक्र का प्रतीक होता है, तो उससे भी आपके घर में शुक्र की एनर्जी बनी रहे। अब जो आपका मामा होता है, वो केतु होता है और आप लोगों ने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो मामा के घर से जब सामान आता है, तो वो केतु का सामान आता है सामान्यतया। ये व्यवस्था पहले से बनी हुई है या जाने-अनजाने में है, लेकिन ये भी एक उपाय है कि मामा के घर से आपके लिए झूला आ रहा है, पालना आ रहा है, कंबल आ रहा है या चांदी का सामान आ रहा है। अब ये झूला, पालना, कंबल ये सब केतु का सामान होता है और जो चांदी की व्यवस्था है, चांदी का सामान है जैसे कि हाथों के कुंडल, पाँवों की पाजेब, ये सब जो सामान है चांदी का सामान, ये चंद्रमा का सामान है। अगर उस बालक का केतु खराब है, तो चंद्रमा का आया हुआ सामान मामा के घर से उस केतु के बुरे असर को कंट्रोल कर लेता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं में एक बहुत अच्छी प्रथा है कि वो अपने पैरों में या हाथों में एक प्रकार का लाल रंग लगाती हैं जिसको कि आलता या महावर ऐसा त्योहार या ऐसी व्यवस्था उसको बताया गया है। लगाया तो जाता है ये फैशन के तौर पे लेकिन इसके पीछे भी अपना ज्योतिष छिपा है कि ये एक उपाय की तरह काम करता है। अब उपाय कैसे? कि जो पैरों में अगर आप पैरों के तलवों के नीचे अगर आप लाल रंग लगाएँगे, तो लाल रंग जो होता है वो मंगल का होता है और पैर केतु के होते हैं। तो अगर जिनके टेवे में केतु खराब हो, जिन महिलाओं के टेवे में अगर केतु खराब हो और ये व्यवस्था पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें अ, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो जिनके भी टेवे में केतु खराब हो, अगर वो अपने पैरों के नीचे तलवों में लाल रंग लगाएँगे, तो उनके केतु को काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगा। यानी कि इससे केतु कंट्रोल होता है और यही व्यवस्था रही है कि पाँव में आप जब महिलाएँ जो पायल बाँधती हैं, पायल पहनती हैं, तो उनको भी इसी ढंग से देखा जाता है कि अगर उनके टेवे में चंद्रमा अच्छा है और केतु खराब है, तो उसको उस चंद्रमा से यानी कि चंद्रमा की आइटम यानी कि जो चांदी है उससे कंट्रोल किया जाता है उनके पैरों में। और ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इस बहू के तो पैर में चक्कर बंधा हुआ है या इस बच्चे के तो पैर में चक्कर बंधा हुआ है। पैर का चक्कर मतलब क्या? यानी कि केतु खराब, यानी कि उसका केतु खराब है इसलिए वो घनचक्कर की तरह घूमता रहता है या घूमती रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा से कंट्रोल किया जाता है यानी कि उसके पाँव में बड़ा कड़ा पहना दिया जाता है या कोई पायल पहना दी जाती है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है और ये बहुत लोग ध्यान नहीं देते, जो उस पायल में घुंघरू होते हैं, वो नहीं होने चाहिए क्योंकि वो बुध के होते हैं। अगर घुंघरू पैर में पायल में होगा, तो वो पायल पहनने का जो ज्योतिषीय लाभ है, उस महिला को या उस बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पैर में घुंघरू नहीं होने चाहिए। कहने वाली बात नहीं है लेकिन जो घुंघरू है, वो एक अलग तरह की व्यवस्थाओं में अलग तरह की महिलाएँ पहनती हैं। वो घर गृहस्थी वाली जो महिलाएँ हैं, वो नहीं पहनती। और इसी तरह से महिलाओं में जो नेल पॉलिश लगाने की जो व्यवस्था है, यानी कि नाखूनों पे लाल रंग की नेल पॉलिश लगाना उसका भी यही लॉजिक है और यही कारण है कि क्योंकि जो नाखून होते हैं हमारे वो राहु के होते हैं और जो लाल रंग उन नाखूनों पे चढ़ाना यानी कि लाल रंग जो मंगल का प्रतीक है, तो अगर जिनका राहु थोड़ा बहुता खराब है या जिनको बुरे राहु के असर आते हैं और वो नाखूनों पे अगर लाल रंग की नेल पॉलिश लगाएँ, तो उस राहु के बुरे असरों को उस लाल रंग यानी कि मंगल के रंग से काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पर जो महिलाएँ या जो बहनें हरे रंग के या और दूसरे रंग-बिरंगे जो रंग लगाएँगी, तो फिर वो ज्योतिषीय सूत्र के अंदर नहीं आता। हरा रंग बुध का होता है और आप समझ सकते हो कि अगर खराब राहु को बुध की मदद मिल जाए, तो वो और ज़्यादा उद्दंड हो जाता है। तो अगर जिनके टेवे में राहु खराब है, तो वो कृपा करके हरे रंग की नेल पॉलिश ना लगाएँ क्योंकि उनको उस राहु के असर और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएँगे। अब वैसे तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा और पाश्चात्य संस्कृति में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ेमस है कि लोग कुत्ता पालते हैं। अब कुत्ता पालना एक फ़ैशन है लोगों का शौक है कुछ लोगों की ज़रूरत भी है क्योंकि आजकल जो अकेलेपन का ऐसा माहौल पारिवारिक व्यवस्थाओं में बना हुआ है कि लोग अकेले-अकेले रहते हैं, उनको कुत्ता रखना पड़ता है। लेकिन कुत्ता रखना भी एक ज्योतिषीय उपाय है, लाल किताब के जानकार सब लोग जानते हैं और जिनके अगर 12वें घर में केतु हो
और वो लोग कुत्ता पाल लें तो उनके लिए वो रामबाण औषधि की तरह काम करता है। और अगर किसी का केतु टेवे में खराब हो तो उनके लिए तो जो हमारे शास्त्र में या हमारे कर्मकांड व्यवस्था में या 16 संस्कार में जो कर्ण भेद संस्कार है उसकी व्यवस्था ही इसलिए की गई है कि अगर आपका केतु खराब हो तो आप केतु यानी कि कान, जो कान होता है वो केतु का प्रतीक होता है और जो स्वर्ण है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है। अगर खराब केतु को बृहस्पति की सहायता मिल जाए यानी कि कानों में अगर सोने के कुंडल पहना दिए जाएं तो उस जातक का केतु अच्छा होना शुरू हो जाता है यानी कि केतु के अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं या ऐसे कह लो कि केतु के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो व्यवस्था ये आज भी है कि जब हमारे घरों से लड़के की बारात लेके कोई जाता है, हम जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने जो 3 दुनियावी केतु हैं यानी कि जीजा, फूफा और दामाद, इनकी मिलनी करवाई जाती है और इनकी मिलनी भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में कंबल आदि से करवाई जाती है क्योंकि कंबल केतु का प्रतीक है और ये तीनों जो दुनियावी केतु हैं, जीजा, फूफा और दामाद, ये भी केतु का प्रतीक है। तो केतु से केतु का मिलन करवा के जो उस मंगल कार्य में यानी कि शादी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का दैविक, भौतिक ताप ना आए या किसी प्रकार की कोई नज़र ना लगे या किसी प्रकार की किसी नकारात्मक गैबी ताकत से उस मंगल कार्य में व्यवधान ना पड़े, उस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले केतु का सम्मान होता है यानी कि इन 3 दुनियावी केतु को सबसे पहले पूजा जाता है। ये तो उनकी तरफ से लड़की वालों की तरफ से लड़की वाले करते हैं, लेकिन जो लड़के वाले हैं वो भी सबसे पहले जब बारात पहुँचती है तो सबसे पहले जो लड़की का भाई यानी कि जो उस दूल्हे का केतु हुआ, उसका सबसे पहले वो तिलक करता है और फिर उसके बाद बारात की चिट्ठी ली जाती है। तो इतनी व्यवस्था है और इतना सम्मान है और इतनी महत्वता है हमारे शास्त्र में, हमारे रिचुअल्स में केतु की। वैसे तो लाल किताब में ये बताया गया है कि बुध शक्तिमान, लेकिन अगर आप ज्योतिष को सही ढंग से और ख़ास तौर पे लाल किताब को सही ढंग से फ़ॉलो करते हैं, तो आप पाएँगे कि सारे ग्रहों का नज़ला केतु पर उड़ेला जाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली का केतु मज़बूत है, तो आपका चाहे कोई भी ग्रह खराब हो, केतु उसका वज़न उठा लेता है। लेकिन अगर किसी इंसान का केतु खराब है, तो चाहे उसका सूर्य अच्छा हो, चाहे उसका चंद्रमा अच्छा हो, चाहे मंगल अच्छा हो, लेकिन अगर आपका केतु मज़बूत है, तो आपकी कुंडली को वो अकेला प्लैनेट उठा लेता है। हमारे यहाँ तो ये आज भी फ़ॉलो किया जाता है और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है, तो मकान बनाते हुए जो पहली चौखट रखी जाती है, यानी कि जो लकड़ी की चौखट रखी जाती है, अब जो मकान बनाना है वो शनि का काम है और जो चौखट रखी जाती है पहली, उसमें अपनी बहन को बुला के और उस चौखट पे एक लाल और हरे रंग का तोता बंधवाया जाता है। अब ये एक किया जाने वाला उपाय है, जो कि हमारी परंपराओं में जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये उपाय है, लेकिन आज भी बहुत लोग इसको फ़ॉलो करते हैं और अगर नहीं करते तो करना चाहिए। क्योंकि जो तोता होता है, जो लाल और हरे रंग का, वो मंगल बध का आश्या है और अगर मंगल बध को काटना हो, तो उससे बुध से बढ़िया कोई उसका साधन नहीं है। बुध यानी कि बहन, इसी वजह से बहन-बेटी बुआ को बुला के और ये मंगल बध वाला तोता बाँधा जाता है ताकि उस घर को नज़र से बचाया जा सके, नज़र दोष से बचाया जा सके। तो कैसे हमारी परंपराओं के पीछे उपाय छिपे हुए हैं, ये इस व्यवस्था का बहुत बढ़िया उदाहरण। पीछे करके मैं उज्जैन महाकाल में गया। अब उज्जैन महाकाल जो है, वो भगवान शिव का मंदिर है और द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। अगर आपको ये जानकारी हो, तो पूरी पृथ्वी पे ये एक ही शिवलिंग है, जिसका जल दक्षिण दिशा की तरफ निकलता है। यानी कि दक्षिण दिशा मतलब मृत्यु की दिशा और इसलिए इसको महाकाल कहा गया है। और यही कारण है कि जो ये महाकाल है, यानी कि ये जो भगवान शिव हैं, उज्जैन के भगवान शिव, ये 8वें घर के चंद्रमा कहे जाते हैं। यानी कि 8वां घर यानी कि जो मृत्यु का घर होता है। अब इस महाकाल की जो पूजा व्यवस्था में पूरी जो व्यवस्था है, वो कैसे 8वें घर से जुड़ी हुई है, ये आप सुनिए। जो चंद्रमा है, जो बाबा महाकाल हैं, वो 8वें घर के चंद्रमा हुए,
यानी कि जो 8वें घर के शिव को हम चंद्रमा का भी स्वरूप कहते हैं, लेकिन हैं वो 8वें घर के। इनकी जो सुबह आरती होती है, जो 3:30 बजे से 4 बजे के समय में, यानी कि जो केतु के समय में आरती होती है, तो ये भी 8वें घर का केतु हुआ। और जो अघोरी साधु ये आरती करने के लिए आते हैं, तो वो भी 8वें घर के बृहस्पति हुए। और वो जो लेके आते हैं अपने साथ, यानी कि शमशान की राख, जिसको भस्म आरती कहते हैं, भस्म से जो आरती की जाती है, वो हुआ 8वें घर का बुध। अगर आपको ध्यान हो और यूट्यूब पे आप इनकी कोई वीडियो देखना, जो अघोरी साधु के साथ, जो उनके साथ चल के जो कुत्ते आते हैं, 2-3 कुत्ते उनके साथ हमेशा चलते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है, बहुत प्राचीन काल से ये देखने में आया कि वो कुत्ते शमशान से उन अघोरी साधु के साथ चलते हैं और पूरा मंदिर तक आते हैं। जो वो कुत्ते हैं, वो भी 8वें घर के केतु, यानी कि केतु 8 हैं। तो किस तरह से बाबा महाकाल की ये पूरी व्यवस्था कैसे 8वें घर के चंद्रमा के साथ, केतु के साथ, बुध के साथ, बृहस्पति के साथ कैसे जुड़ी हुई है, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। तो मित्रों, इस तरह की लिस्ट बहुत लंबी है। एक-एक प्लैनेट के ऊपर कई-कई वीडियो बन सकती हैं, जो ये हमें बताती हैं कि कैसे हमारी परंपराएँ ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, ग्रह हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो बाकी कुछ और चीज़ें अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको जय माता की, नमस्कार। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, फिर मिलेंगे।